सभी को नमस्कार। आज हम प्रश्न पत्र को हल करने की एक कड़ी में, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उनको प्रश्न पत्रों को हल करने की एक कड़ी में आज हम लोग जूनियर अकाउंटेंट वर्ष 2015 2 अगस्त 2015 को जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि ये प्रश्न करवाया गया पैटर्न आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलता हूं, प्रश्न संख्या 1 को अपन लोग पढ़ते हैं। यदि 8 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। हमें प्रश्न कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाता है, यानी कि हम लोग मानेंगे मूलधन, दर, समय, मिश्र धन और ब्याज। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें प्रश्न में कहा जाए कि इतने गुना हो जाता है, हो गया, बन जाता है, बन गया इत्यादि के बारे में अगर हमें कहा जाए तो हम कहेंगे कि हमें मिश्र धन दिया गया है। बढ़ जाता है, अधिक मिलता है, ज्यादा मिलता है, लाभ होता है इत्यादि के बारे में अगर चर्चा की जाए तो हम कहेंगे हमें ब्याज मिलता है। जैसा कि हमें प्रश्न कह रहा है कि कोई धन 8 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है, यानी कि हम लोग मूलधन मानेंगे 1 रुपया, हमारा मिश्र धन हो जाएगा 2 रुपए। इस दृष्टि से हमारा जो इंटरेस्ट है, नाउ वी विल फाइंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन जो है वो मिश्र धन में से घट जाएगा तो हमारे पास ब्याज रहेगा 1 और हमें समय दिया गया है 8 वर्ष। हमसे पूछी है कि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिएगा, द फॉर्मूला ऑफ रेट 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। 100 इंटू इंटरेस्ट हमारे पास आया 1, प्रिंसिपल भी 1 और टाइम 8। हमारे पास बचा 100/8, क्योंकि यह हमारे पास दर है। तो जब 100 को 8 से भाग देंगे तो हमें मिलना है 12 सही 1/2% या 12.5%। तो हमारी दर क्या बनेगी 12.5% और हमारा ऑप्शन रहेगा ए। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 बचता है। यदि उस संख्या को 67 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिएगा, यहां हमें कहा जा रहा है किसी संख्या को अगर हम लोग 68 से भाग दें तो हमें भागफल 269 मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग भाग के पैटर्न में इसे लिखें, हम लोग भाग 68 से दे रहे हैं, हमें भागफल 269 मिल रहा है और हमें शेषफल 0 मिल रहा है, तो हमें यह पता नहीं है। इसका मतलब यह पता करने का तरीका होता है कि 269 गुना 68 प्लस 0, हमें एक संख्या मिलेगी। हम वो संख्या यहां लिख सकते हैं और अगर इस संख्या में वापस पुनः किसका भाग दिया जाए 67 का भाग दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा शेषफल मिलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम इसका दूसरा तरीका इस्तेमाल करें कि जो हमें भाग देना था 67 से और हमारे पास जो आंसर आया था कितना 269, हम डायरेक्ट 67 का भाग 269 में दे दें तो देखते हैं कितनी बार भाग जाता है। चार बार भाग पूरा देते हैं, देखते हैं। 7 चौके 28, 2 24 और 2 26। हमें जो रिमाइंडर है शेषफल है
द रिमाइंडर विल बी 1। शेषफल हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। अगर हम इस तरह से करते तो आंसर तो यहां भी कितना आता, हमारे पास शेषफल भी, यहां भी हमारे पास शेषफल 1 ही आता, लेकिन यहां क्या होता कि पहले हमें 269 को 8 से गुणा करना पड़ता 68 से, पहले हमें 269 को 68 से गुणा करना पड़ता, फिर उसमें 0 जोड़ना पड़ता तो हमें संख्या मिलती। निश्चित रूप से यह सवाल हमारे लिए, पैटर्न हमारे लिए बड़ा हो जाता, क्योंकि हमें एक बात का पता है कि जिस संख्या में 68 का भाग दे रहे हैं 269 बार पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब यह संख्या 269 जो है वो 68 की कोई ना कोई गुणज तो है। तो हम लोग क्या करें, केवल इसी में भाग दे लें भी, हर बार इसमें भाग देंगे, जिस संख्या में 68 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा था, अगर 67 का देंगे तो एक एक बचता जाएगा, तो हर बार एक एक बचता जाएगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 269 बार में 269 ही बचेंगे, और हम 269 में 67 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 1 हमारे पास आंसर होगा और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। नाउ अब हम प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। दो संख्याओं का योग 97 तथा अंतर 37 है, इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। देखिएगा, इस प्रश्न को करने के लिए हमारे पास दो तरीके रहेंगे। एक तो हमें कहा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 97, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 97 और अंतर a माइनस बी इज इक्वल टू 37। हल करेंगे, कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू 134 एंड a इज इक्वल टू 134 अपॉन 2 67। अब हमारे पास 67 आंसर आ गया, 67 आ गया। अब हम a की जगह 67 रखते हैं तो b का मान हमें अपने आप ही मिल जाएगा 30। 97 माइनस 67 यानी कि 30। अगर हम इसकी जगह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काम करें तो ध्यान देना थोड़ा सा, हमें कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल 97 है, अगर उनमें अंतर बिल्कुल नहीं होता, मान लीजिए ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, अगर अंतर नहीं होता तो 97 के 2 भाग होते, तो हमारे पास ये संख्या बचती 48.5 और ये भी मिलती 48.5। क्योंकि अब दो संख्याओं का जोड़ 97 है लेकिन अंतर 0 रहे। कह रहा है कि यदि अंतर 37 होता, अगर अंतर 37 है, ध्यान देना ये 48.5 था, अंतर 37 है तो अंतर का आधा एक में जोड़ दें और एक में घटा दें तो अपने आप ही डिफरेंस 37 आ जाएगा, अर्थात 18.5 एक में हम लोग ऐड करेंगे, एक में माइनस करेंगे। तो देखिएगा, इसमें ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 67 और इसमें से अगर माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 30, यानी कि पहली संख्या हमारी रहेगी 67 और दूसरी संख्या हमारी रहेगी 30। हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिएगा अभी हम लोग बात करते हैं, हमें इनका गुणनफल बताना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 30 इंटू 67 2010 और हमारा आंसर रहेगा ए। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो। देखिएगा, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, जैसा कि हम जानते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी जो संख्या होती है वह होती है 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 और 6। यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर इसमें से एक भी कम कर दिया जाएगा तो 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। हमसे पूछा है कि इसका अंतर ज्ञात करिएगा। तो देखिएगा, अंतर ज्ञात करना है, घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गया 0 और यहां बचा 9, 90,001 और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था।
90,001। ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 6 आदमी 96 कुर्सियां 8 दिन में बना सकते हैं तो 18 आदमी 4 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। यानी कि आदमी 6 है, कुर्सियां 96 बनानी है और 8 दिन में बना रहे हैं। देखिएगा, मैन अपने पास आदमी 6, दिन लगे 8 और उनके द्वारा बनाई गई कुर्सियां 96। यदि 6 आदमी 8 दिन में कोई काम करते हैं, यदि उसे एक ही दिन में पूरा करना पड़े तो हमें 6 गुणा 8 अर्थात 48 आदमी लगाने होंगे। अब हम ऐसा प्रश्न कह सकते हैं कि 48 आदमियों ने 96 कुर्सियां एक दिन में बना दी। 48 आदमी 96 कुर्सी एक दिन में बनाते हैं तो एक आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी तैयार करेगा। 96/48 यानी कि 2 कुर्सी बना देगा। अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें कह रहा है कि आदमी 18 है और कुर्सियां कितनी बनानी है पूछा है, लेकिन 4 दिन काम कर रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास आदमी 18, कितने दिन काम करना है, 4 दिन काम करना है और हमें पूछा है कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो अगर एक दिन में लगाना हो इतने सारे काम को, जितना काम ये 18 आदमी 4 दिन में कर रहे हैं, तो हमें 18 × 4 72 आदमी चाहिएंगे। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पहले डिसाइड कर चुके हैं कि एक आदमी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो अब अपने पास आदमी हो गए 72 दिन, वो का वो एक, तो 72 आदमी कितनी कुर्सी बनाएंगे। देखिएगा, 72 आदमी, चूंकि एक आदमी 2 कुर्सी तैयार करता है तो 72 आदमी जो है वो कुर्सी तैयार कर देंगे 144 और हमारा ऑप्शन रहेगा ए। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो। देखिएगा भी, हमें भाग देना है 4 का, 6 का, 8 का और 20 का। इससे वह संख्या विभाजित भी होनी चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो संख्याओं का भाग किस में जाता है, लैसे और मैसे के नियम में अपन लोगों ने पढ़ा कि लैसे में संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। लैसे में संख्याओं का भाग पूरा पूरा, लैसे में संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है। अर्थात हम दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। 4, 6, 8, 20, 2 का भाग दिया, 2, 3, 4, 5, फिर 2 का भाग गया, 1, 3, 2, 5, फिर 2 का भाग जाएगा, 1, 3, 1, 5, लास्ट में 3 का भाग जाएगा तो हमें यह मिलेगा और 5 का भाग देंगे तो सारी 1 1 मिल जाएंगे। अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये होता है हमारे पास 120। यानी कि 120 वह संख्या है जिसके अंदर इन चारों का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब कह रहा है कि इसका विभाजित होनी चाहिए, चूंकि 120 नहीं है तो दी गई संख्या 120 का कोई ना कोई गुणज होनी चाहिए। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए कि इसका कोई ना कोई गुणज भी होना चाहिए और वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो हमारे पास ए ऑप्शन है 900। देखते हैं 900 पूर्ण वर्ग तो है लेकिन 120 का गुणज नहीं है, अतः कट जाएगा। हम बी ऑप्शन पर विचार करें 400, यह पूर्ण वर्ग तो है लेकिन 120 का गुणज नहीं है, और जब 120 का गुणज नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई ऐसी संख्या जरूर मिलेगी जिसका भाग इसमें नहीं जाता है, अतः यह विभाजित भी नहीं होगी। सी ऑप्शन
3600। और अब से पहले हम लोग डी की बात करें 1800। यह पूर्ण वर्ग तो है नहीं है, यह पूर्ण वर्ग है नहीं है, लेकिन विभाजित है, इसका गुणज है। यह इसका गुणज है लेकिन विभाजित नहीं है, अतः इसका गुणज तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः यह क्या नहीं होगा, हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बात करें सी पर, तो सी एक ऐसी संख्या है जो 120 का गुणज भी है, 30वां गुणज है और पूर्ण वर्ग भी है, अतः हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हमें प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है, यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा भाई, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात बताते हैं अपन लोग, बहुत ही सामान्य सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि अगर एक की मान ज्यादा हो तो दूसरे का मान कम वाला पूछेगा, अगर कम वाला दे तो हमें ज्यादा वाला पूछेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसको सीधा लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब अगर ऊंचाई ज्यादा है तो 100 में जोड़ के नीचे भाग दे देंगे, और अगर कम वाला है तो 100 में से घटा के भाग देंगे, ताकि उससे इसका विपरीत आंसर पूछा आ जाएगा कि अगर ज्यादा वाला का भाग देंगे तो कम वाला आ जाएगा, अगर कम वाले का भाग दे देंगे तो ज्यादा वाला आ जाएगा। अर्थात हमारे पास क्या बचेगा, 6000 बटे 160, 0 से 0 कट जाता है, 600 बटे 16, 4 का भाग जा रहा है, 15 चौके 60 बटे 4। ये जो मान आ रहे हैं सारे के सारे प्रतिशत में मिलने वाले हैं। 150 को 4 से भाग नहीं दे सकते अपन लोग, फिर भाग दे देते हैं 75 बटा 2, बड़ा सिंपल आ जाएगा। देखिएगा 37 सही, 1 बटा 2%, बड़ा इजी सा आंसर हमारे सामने, और ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, यदि तीन संख्याएं 2:3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिएगा भाई, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, कह रहा है इनका अनुपात 3:2:5। हमारे पास अगर अनुपात हो और अगर तीनों संख्याएं पता करनी हो, चाहे 3 मान पूछे जाएं चाहे 5 मान पूछे जाएं, अगर अनुपात हमारे पास हो, वास्तविक मान हमें ज्ञात करना हो, तो हम दिए गए मान को x से गुणा कर देते हैं। 3x 2x 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, अर्थात इसका वर्ग 3x का वर्ग स्क्वायर 2x होल स्क्वायर एंड लास्ट 5x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। हमें कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल 1862 है। तो देखिएगा इसका वर्ग कितना आया, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर 1862। हम जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 25 4 29 29 और 38, x स्क्वायर बराबर 1862, x स्क्वायर बराबर 1862 बटे 38। हम 38 का भाग देने वाले हैं तो हमें मिलने वाला है 49। x स्क्वायर का मान 49 है, यानी कि किसी संख्या का वर्ग 49 है। अगर हम सीधा सीधा करें तो हमें x का मान मिलने वाला है 49 का वर्गमूल, यानी कि 7। अगर हम 7 यहां वापस रखते हैं तो हमें तीनों संख्याएं मिलनी है। देखिएगा पहली संख्या 3 गुणा 7 21, दूसरी संख्या 2 गुणा 7 14, तीसरी संख्या 5 गुणा 7 35। हमसे पूछा है
दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी? 14 होगी और हमारा ऑप्शन रहेगा बी। पढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करो। देखिएगा भाई, हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 के लिए। कह रहा है कि चारों संख्याओं का औसत 12 है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या का औसत 12, तो टोटल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 48। हमारे पास इन चारों संख्याओं का योग 48 है। अब हमें कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। अब हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, 3 संख्याओं का औसत लेते हैं। माना 3 संख्या का औसत x, तो योगफल कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का, 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत यानी कि x चौथी संख्या का दुगना है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमें जो चौथी संख्या मिलती है वो मिलेगी, कह रहा 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, अर्थात चौथी संख्या क्या हो जाएगी? उस औसत की आधी हो जाएगी। यानी कि पहली 3 संख्याओं का जोड़ हमें मिला 3x और चौथी संख्या हमें मिल गई x/2। इस हिसाब से देखा जाए तो इन चारों संख्याओं का जोड़ हमारे पास ये आया और यहां जोड़ है हमारे पास 48। लघुत्तम लेंगे 2, 3 दुए 6x प्लस x 48, 7x बटे 2 बराबर 48/1। हल करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 48 गुणा 2/7 यानी कि 96/7। हमारे पास x का मान आ गया, लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया है चौथी संख्या क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं चौथी संख्या है x/2, तो 96/7 गुणा 2 यानी कि 48/7 हमें चौथी संख्या मिलेगी और हमारा ऑप्शन रहेगा बी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 12 तथा 35 है। देखिएगा भाई, दो प्राकृत संख्या हैं जिनका योग करें तो 12 आता है, गुणन करें तो 35 आता है। कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात करो। इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, योगफल 12 गुणन 35, एक तो हम तरीका लगा सकते हैं द्विघात समीकरण की तरह। मूलों का योग हमारे पास है, मूलों का गुणनफल हमारे पास है, द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका बड़ा सिंपल रहता है, हम केवल गुणन को लेते हैं। हम गुणन के ऐसे टुकड़े करते हैं, 1 गुणा 35, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 7 35, 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है। बस ये 2 ही टुकड़े मिलेंगे। इन दोनों टुकड़ों में से हम क्या देख रहे हैं कि अगर इनका गुणा करें तो 35 है, लेकिन जोड़ करें तो 36 है, यानी कि ये ग्रुप नहीं हो सकता हमारे पास। इनका गुणा करें तो 35 है, जोड़ करें तो 12, इसका मतलब डेड श्योर है ये दोनों संख्या हमारे पास रहेंगी। तो हमारी पहली संख्या बन गई 7 और दूसरी संख्या बन गई 5। अब हमें कह रहा है प्रश्न कि इनके व्युत्क्रमों के योग, हम इनका व्युत्क्रम लेते हैं। तो देखिए, का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है? अंश को हर में ले जाना, हर को अंश में ले जाना। अर्थात 7 का जो व्युत्क्रम बनेगा वो बनेगा 1/7 और 5 का व्युत्क्रम बनेगा 1/5। प्रश्नानुसार हमें इनका योग करना है। लघुत्तम आया
35, 5 + 7 12/35। ये तो आया इनके व्युत्क्रम का योग। हमें कहा है कि जो योग आए उसका भी हमें व्युत्क्रम लेना है। तो योग का व्युत्क्रम अर्थात अंश को हर में ले जाना, हर को अंश में ले आना, यानी कि 35/12। और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है? 25% छूट दिए जाने पर राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 20 रुपए बचा लिए। छूट से पहले मूल्य क्या था? देखिएगा, मान लीजिए हम लोग चर्चा करें इस प्रश्न की, तो देखते हैं कि बड़े सिंपल मेथड से करेंगे कि छूट से पहले मूल्य जो था वो अंकित मूल्य था और वो जितना भी था 100% था। छूट कितनी ले ली गई? 25% ले ली गई। इसका मतलब जो बचत हुई है वो 25% ही बचत हुई है। तो हम कहेंगे 25% बचत जो थी वो किसके बराबर थी? ₹20 के बराबर थी। तो 1% छूट बटा 25 और सारी छूट हो जाती, इसका मतलब उस वस्तु की कीमत आ जाएगी। तो देखिएगा 20/25 गुणा 100, यानी कि उस वस्तु का जो 100% मूल्य था वो था 80 रुपए। अगर छूट नहीं मिलती तो वो चीज हमें 80 रुपए में मिलती, और छूट अगर इस पे 20% कर दी जाए तो 20 रुपए की छूट हो जाएगी, अर्थात 20 रुपए की बचत हो जाएगी। और वह वस्तु हमें कितने की मिलने वाली है? 60 रुपए की मिलने वाली थी। तो बताएं, कह रहा है कि छूट से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? तो वस्तु का मूल्य था 80 रुपए और हमारा ऑप्शन नंबर था ए। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। क्या कह रहा है, पढ़िएगा। 105 लिफाफों का मूल्य 35 रुपए है, तो 10 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं? ₹10 में लिफाफे खरीदने हैं। तो देखिएगा 35 रुपए में लिफाफे कितने आएंगे? एक एक नियम का प्रश्न बन जाता है। 35 रुपए में लिफाफे आते हैं 105। 1 रुपए में लिफाफे आएंगे 105/35, और हमें कह रहा है ₹10 में कितने लिफाफे आएंगे? तो 105/35 गुणा 10, यानी कि हमें 30 लिफाफे मिलने वाले हैं। और हमारा ऑप्शन रहेगा ए। प्रश्न संख्या 13 की अगर बात करूं तो देखिएगा, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमसे बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका से रिलेटेड संबंध का जो प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुलक को Z, माध्यिका को M तथा X बार जो है वो समांतर माध्य को कहते हैं, तो हमारे पास Z, M और X बार में क्या रिलेशन होता है? Z = 3M - 2X बार, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य, या हम इसे माध्य भी कह सकते हैं। और हमारा ऑप्शन रहेगा डी। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 14 की। इस सारणी का अगर अध्ययन करें और उसके बाद देखा जाए कि प्रश्न 14 से लेकर 18 तक किस प्रकार के रहेंगे, देखते हैं। यह वर्ष बताए गए हैं, 5 वर्ष हैं क्रमागत। मात्रा टन में बताई गई है 5 टन, 10 टन, 11 टन, 9 टन और 8 टन, और यह उनका मूल्य बताया गया है लाख रुपए में। खाद्यान्न की कीमत, प्रश्न संख्या 14, खाद्यान्न की कीमत प्रति टन सबसे कम किस वर्ष थी? देखिएगा, इस प्रश्न को पता लगाने के लिए अपन लोग इस सारणी का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि प्रति टन किस वर्ष थी। सबसे पहले अपन लोग इनकी नंबरिंग कर लें तो ज्यादा इजी रहेगा। 1 2 3 4 लिख लेंगे। तो 1 नंबर में देखिए प्रति टन क्या कीमत आ रही है? 300/5, यानी कि 60 रुपए प्रति टन।
2 नंबर में देखा जाए तो 710/10 यानी कि 61 रुपये प्रति टन। 3 में देखा जाए तो 550/11 यानी कि 50 रुपये प्रति टन। 4 में देखा जाए तो 495/9 यानी कि 55 रुपये प्रति टन। और 5 में देखा जाए तो 360/8 यानी कि 45 रुपये प्रति टन। तो देखते हैं हम लोग कि किस वर्ष जो कीमत है वो सबसे कम रही है। तो हमें ये 5 नंबर ग्रुप मिलता है जिसमें कीमत सबसे कम रही है, और वो 5 नंबर ग्रुप है 1982 से लेके 83 तक का, अर्थात हमारा जो आंसर रहेगा 1982 से 83, क्योंकि इस वर्ष उत्पादन जो है, खाद्यान्न की कीमत जो है वो सबसे कम थी, 45 रुपये प्रति टन थी, और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 के लिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है 1981-82 में आयात किए गए खाद्यान्न का मूल्य प्रति टन कितना था। देखिएगा अभी 1981-82 में कुल खर्चा हुआ मूल्य था 495 लाख रुपए और उत्पादन हुआ था 9 टन का। तो कह रहा है कि प्रति टन खाद्यान्न का मूल्य कितना था, अर्थात हम लोग 495 लाख रुपए को 9 टन से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 55 लाख रुपए प्रति टन हमारा मूल्य आता है, और वह था हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। कह रहा है कि 5 वर्षों के आयात का औसत कितना था। हाँ देखिएगा, हमारे 5 वर्षों में आयात हुआ 5 टन, 10 टन, 11 टन, 9 टन और 8 टन। हम इस सारे टन का, सारे खाद्यान्न का अगर जोड़ करें तो 5 + 11, 10 + 11 + 9 + 8, अगर सारे का जोड़ करते हैं तो हमें टोटल खाद्यान्न मिलता है 43 टन। और हमें कह रहा है कि औसत कितना था, तो देखिएगा 43 बटे राशियां हमारे पास 5 है, चूंकि हम जानते हैं औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हमने योग किया, हमारे पास 43 टन आया, औसत निकालेंगे तो 8.6 टन हमारा आंसर आएगा, और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। इसी कड़ी में अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 17 की, तो हमें कह रहा है किस वर्ष खाद्यान्न की मात्रा में सर्वाधिक कमी प्रतिशत में हुई। किस वर्ष खाद्यान्न की मात्रा में सर्वाधिक कमी प्रतिशत में हुई। तो देखते हैं, यहां वृद्धि हो रही है खाद्यान्न की मात्रा में, यहां भी वृद्धि हो रही है, यहां कमी हो रही है और यहां कमी हो रही है। इसका मतलब 2 वर्ष ऐसे हैं जहां कमी है। हमें इनमें से देखना है भी सर्वाधिक कमी कौन सी है, वो भी प्रतिशत में। तो देखिएगा यहां कितनी कमी हुई, अगर कंपेयर करें तो 11 टन से 9 टन पे आ गया, तो हमारे पास 2 टन की कमी हुई, बटा किसकी अपेक्षा, 11 की अपेक्षा, इंटू 100। और दूसरे में देखा जाए तो 9 से 8 आया, 1 की कमी हुई, बटे 9 इंटू 100, दोनों ही प्रतिशत में। अगर हम इस प्रतिशत को निकालते हैं तो हमें ये मिलता है 18 सही 19 सही 1/11%, तथा ये हमें मिलता है 11 सही 1/9%। तो सर्वाधिक कमी अगर पूछी जाए तो पहली बार में हो रही है, और यह वर्ष है हमारा 1981 से लेके 82 का, अर्थात हमारा ऑप्शन रहेगा बी, हमारा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 के लिए बात करें। किस वर्ष खाद्यान्न की कीमत में प्रति टन सर्वाधिक कमी हुई। कीमत की अगर बात की जाए, किस वर्ष खाद्यान्न की कीमत में प्रति टन
कमी हुई प्रतिशत में बतानी है। तो देखिए कीमत की बात करें तो यहां से पता चलेगा, यहां बढ़ रही है, यहां घटी है, यहां बढ़ी है, यहां घटी है। इसका मतलब एक तो वर्ष रहेगा हमारे लिए 2 नंबर वाला, 2 से 3, यानी कि यहां घटी है एक बार तो 31 में हमारी आवाज कमी आई 61 से 50 तक, और एक हमारे पास आएगा यहां पे। देखते हैं प्रश्न संख्या 18 की बात अगर करें अपन लोग, तो वर्ष 1980 से 81 की अगर बात करें तो देखते हैं कि कीमत 11 रुपए कम हुई है। प्रतिशत में पूछा है तो देखिए 11/61 किस पर हुई कमी, 61 से 50 आई, 61 पर कमी हुई इंटू 100 अगर हम करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 18.03% की कमी। और इसी के साथ अगर अपन लोग 82-83 में चेक करें, नाउ वी आर गोइंग टू चेक इन 1982-83, देन हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक की कमी हुई है, सॉरी 5 की कमी हुई है, 55 से 45 आया, 10 की कमी हो गई, किस पर आया 55 पर इंटू 100 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 18.18%। हमसे पूछा गया है सर्वाधिक कमी कहां हुई है, तो देखिएगा ये है 18.03 एंड ये है 18.18%। तो हम कहेंगे कि सर्वाधिक कमी जो हुई है वो 1982-83 के दौरान हुई है, और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 19, रुपए 50,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखिएगा अभी हमने प्रश्न संख्या 19 में क्या करना है, हमें मूलधन दिया गया है 50,000 रुपए, हमें दर दी गई है 8% तथा समय दिया गया है हमें 2 वर्ष का। हमसे पूछा है CI चक्रवृद्धि ब्याज। चूंकि हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। हमारे पास मूलधन है 50,000, 50,000 गुणा 1 प्लस 8/100 की पावर 2। चलते हैं भाई, 50,000 गुणा 100, एक के साथ गुणा होगा फिर 8 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 108/100। कितनी बार, 2 बार, 108/100। हम देखते हैं 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो रही है, हमारे पास बचा 5 गुणा 108 का 108 से गुणन, तो 108 को 108 से गुणा करते हैं तो 8 8 64, 8 और 8 16, 1 एकम 1, यानी कि हमें जो चक्रवृद्धि मिश्रधन मिलने वाला है वो इसका गुणा मिलने वाला है। देखते हैं कितना मिलने वाला है, 5 चौके 20, 2, 30 और 2 32, 3, 30 और 3 33, 3, 55 और 3 58, यानी कि हमें जो मिश्रधन मिलेगा वो मिलेगा 58,320। हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन 8,320 रुपए, यह रहेगा हमारा CI और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 20, पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमें। 60 का 60% प्लस 50 का 50% कितना होगा। 60 का की जगह गुणा 60% प्लस 50 का की जगह गुणा 50%, हमसे पूछा है कितना होगा। देखते हैं, 60 गुणा 60, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा,
50 गुणा 50 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से 2 जीरो फिर कैंसिल आउट। हमारे पास बचा 6 छीके 36 प्लस 25 61। तो हमें क्या परिणाम मिला? 61। और हमारा ऑप्शन रहेगा डी। प्रश्न पढ़ते हैं 21 नंबर। क्या कह रहा है हमें? यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करो। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। हम लोग मान लेते हैं वह संख्या क्या है? x। तो x के 2/3 से x का 3/5 4 अधिक है, यानी कि इससे ये 4 ज्यादा है। तो अगर ये 4 ज्यादा है तो इसमें से अगर ये घटाया जाएगा तो 4 परिणाम आना चाहिए। हमें मिला, गुणा करते हैं तो 2x/3 माइनस 3x/5 बराबर 4। बटा में कुछ नहीं था, हमने क्या लगा दिया? 1। लघुत्तम लेते हैं 15। जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता है उनका एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। 15 में भाग दिया 3 का, 5 दुए 10 x। 15 में भाग दिया 3 का, 3 तिया 9 x बराबर 4/1। देखते हैं 10x में से 9x जाएगा तो x/15 बराबर 4/1। ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों तरफ एक एक बटा का निशान हो, ये भी एक ही बटा का निशान है, ये भी एक ही बटा का निशान है, और बीच में अगर बराबर का निशान हो तो तिरछा गुणा कर दिया जाता है। हम तिरछा गुणा करते हैं तो हमें मिलता है x बराबर 60 और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22। उत्कर्ष एक टीवी उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है और वह अंकित मूल्य से 20% अधिक में इसे बेच देता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? उत्कर्ष ने एक टीवी अंकित मूल्य के, किसके? अंकित मूल्य के, अर्थात 3/4 पर खरीदता है, यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य पर डिपेंड है। तो हम यहां बात करते हैं अंकित मूल्य, प्रिंट रेट हमारा रहेगा 4 और खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि वह अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेचता है, यानी कि हमें चाहिए विक्रय मूल्य। तो देखते हैं विक्रय मूल्य कितना आ रहा है। किस से 20% ज्यादा करना है? 4 से। तो 4 का 20% अधिक 120/100, यानी कि हमें मिलेगा 4.8। हमारा विक्रय मूल्य आ गया 4.8 रुपए। हमने खरीदा कितने में? 3 में। हमने बेचा कितने में? 4.8 में। लाभ कितने का हुआ? देखते हैं भाई। लाभ बराबर 4.8 रुपए माइनस 3 रुपए, यानी कि 1.8 रुपए का। बात करें प्रतिशत लाभ की, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, अर्थात हमें लाभ हुआ 1.8, क्रय मूल्य था 3 × 100। पॉइंट उड़ाएंगे 6 बार जाएगा, अर्थात हमारा जो लाभ रहेगा वो रहेगा 60% और हमारा ऑप्शन रहेगा सी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बॉडमास रूल पर बेस्ड है। 44 × 3 + 128 + 120
बटा में 98.5 माइनस 94.7, यानी कि 44 गुणा 3 प्लस 128 प्लस 120 बटा 98.5 माइनस 94.7। बोर्ड मास रूल की अगर अपन लोग बात करें, लिखते हैं बोर्ड मास रूल, चर्चा करें बोर्ड मास रूल की। तो सबसे पहले सॉल्व क्या किया जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट में भी रेखा बननी सबसे पहले, छोटा ब्रैकेट उसके बाद, मंझला ब्रैकेट उसके बाद, तथा बड़ा ब्रैकेट सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाएगा। अगर ब्रैकेट में भी ऑफ का साइन है तो सबसे पहले ऑफ होगा, उसके बाद डिवाइड भाग का निशान होगा, सॉल्व होगा, गुणा होगा, फिर प्लस या माइनस में से अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, ना भाग है, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, सबसे पहले हमें साइन मिल रहा है गुणा का। तो हम गुणा करते हैं, 44 को 3 से गुणा करते हैं, हमें मिलता है 132 प्लस 128 प्लस 120 बटा में हम 98.5 में से 94.7 घटाते हैं तो हमें मिलता है 3.8। अगर हम ऊपर वाला जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 380 बटा में 3.8, पॉइंट उड़ाते हैं, ऊपर 10 लग जाएगा, 38 से एक बार कटेगा, अर्थात हमें परिणाम कितना मिलने वाला है, 100, और हमारा ऑप्शन रहेगा बी। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 में क्या कहा गया है। राम एक काम को 8 दिन में, तो राम अगर किसी काम को 8 दिन में करता है तो राम की जो कार्य क्षमता रहेगी वो रहेगी 1/8, अर्थात राम के काम करने की जो दर रहेगी वो रहेगी 1/8, यानी कि एक दिन में वह दर, काम करने की दर होता है इकाई समय में किया गया कार्य, अर्थात एक दिन में वह उस काम का 8वां भाग करेगा। इसी तरह से बात करते हैं रहीम, तो रहीम के काम करने की जो दर है वो है हमारे पास 16 दिन, अर्थात दर आएगी 1/16। उसके बाद नाम आता है श्याम का, तो श्याम उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, अर्थात काम करने की जो दर आएगी वो आएगी 1/12। अब हम कह रहा है राम, रहीम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जब मिलकर कहा जाता है तो हमें जोड़ करना होता है, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/12। हम 12, 16 और 8 का लघुत्तम लेते हैं तो हमें लघुत्तम मिलता है 48। 48 में 8 का भाग दिया 6, 48 में 16 का भाग दिया 3, 48 में 12 का भाग दिया 4, ऊपर का गुना करेंगे तो 4 एकम 4, हमें टोटल मिलना है 13/48, यानी कि यह आएगी काम करने की दर, अर्थात तीनों मिलकर एक दिन में उस काम का 13/48 भाग पूरा करेंगे। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा, पूरा कार्य काम करने की जो दर है अगर उसे समय ज्ञात करना होता है तो हम उस दर को उलट देते हैं, अर्थात उसका प्रतिलोमानुपात लेते हैं, 48/13। यह आया उसका पूरा काम करने का समय, इतने दिन लगेंगे। अब हमें कहा जा रहा है कि काम पूरा नहीं करना है, आधा काम करना है, तो उस काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा होगा। बात करते हैं, भाग आधा है तो काम करने का समय भी आधा हो जाएगा, अर्थात हमें क्या करना होगा, 24/13 भाग देते हैं 24 को 13 से, तो 13 एकम 13, हमारे पास बचेंगे 11, तो 11/13,
चूंकि हमारे द्वारा लिया गया समय जो था वो दिन में था, अर्थात उस काम का आधा भाग 1/11 दिन में पूरा होगा और हमारा ऑप्शन रहेगा बी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 25। क्या कह रहा है हमें प्रश्न संख्या 25? देखते हैं, पढ़ते हैं। यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। यानी कि एक ट्रेन है 250 मीटर लंबी, एक खंबे को पार कर रही है, चूंकि खंबा स्थिर होता है। यदि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को, किसी स्थिर व्यक्ति को पार करती है तो तय की गई दूरी जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। अर्थात हमारे द्वारा, हमारी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होगी 250 मीटर। तो उस खंबे को पार करने में लेने वाला जो समय होगा वो होगा समय बराबर होगा 12 सेकंड। चूंकि दूरी हमारे पास है, समय हमारे पास है, तो हमें ज्ञात करनी है चाल। हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास है 250 मीटर, समय हमारे पास है 12 सेकंड। अगर हम 250 को 12 से भाग देते हैं तो हमें चाल मिलने वाली है और वो मिलेगी 250/12 मीटर प्रति सेकंड। हम इसको यही रख लेते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग इसको 2 से भाग देते हैं, 125/6। ये आ गया हमारे पास मीटर प्रति सेकंड। हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन में क्या है। अगर ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर है तो हमारा आंसर आ जाएगा, और किसी पार्टी से कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो हम छोड़ देंगे। लेकिन हमारे पास ये आंसर आया, लेकिन हमें आंसर ये ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर दिखाई दे रहे हैं, उत्तर दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दें। दी गई चाल को 18/5 से गुणा करते हैं और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। देखते हैं, 6 तिये 18, 25 पांजा 125, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारी रेलगाड़ी की चाल आ गई और हमारा ऑप्शन रहेगा डी। इसी प्रश्न के साथ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, जो कि दिनांक 2 अक्टूबर 2015 को आयोजित की गई थी, में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन हल कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगले पेपर में किसी नए पेपर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।